हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम सर क्लासेस। कहना है रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज मुश्किल है, आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम आपकी एनसीईआरटी अध्याय 3 पृथ्वी की गतियां ये पृथ्वी इससे अक्ष, ये क्या हो जाएगा अक्ष, या इसको कह सकते हैं पोल। क्या हुआ है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। यदि इसे हम केंद्र मानते हैं, केंद्र से होके जाती है, तो इसको कहेंगे कक्षीय समतल, और ये हमारी हो जाएगी भूमध्य रेखा। तो अध्याय 1 में हमने देखा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। तो घूर्णन क्या होता है, आइए हम समझते हैं। आप लोग लिखिए जरा, घूर्णन, हेडिंग डालिए, घूर्णन समझिए। सपोज करिए ये आपकी पृथ्वी है, खास करके ऐसा आकार नहीं है, जियाड है, बट ये आपकी पृथ्वी है और ये अपने अक्ष पे घूम रही है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूम रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, घूर्णन कहेंगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना घूर्णन कहलाता है। अगला आपका आता है, अगली जो टॉपिक जो आपका आएगा, परिक्रमण। परिक्रमण, तो आइए लिखिए, परिक्रमण लिखिए। सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को या घूमने को परिक्रमण कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए, ये मार्कर जो है हमारा, ये सन है और ये हमारी अर्थ है। अब ये अपनी कक्षा में पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है। अब इससे घूमने को क्या कहते हैं, हम परिक्रमण कहते हैं। अब कोई पूछे आपसे परिक्रमण काल क्या होता है, तो परिक्रमण काल, हेडिंग डालिए। तो पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वो 1 वर्ष है, यानी 365 सही 1/4 दिन। तो पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 सही 1/4, और घूर्णन कोई पूछे तो घूर्णन जो होते हैं वो 24 घंटे यानी कि 1 दिन। घूर्णन काल 24 घंटे यानी कि 1 दिन। तभी हम जानते हैं कि पृथ्वी को जो है दीप्त और प्रदीप्त में बांटते हैं, तो हम दिन और रात का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिससे हमें आगे देखना है। बट इसे आप पहले नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं परिक्रमण। यह आपका सूर्य, सूर्य के
सूर्य के चारों तरफ, ये आपकी क्या हो जाएगी, परिक्रमण कक्ष। क्या हो जाएगी, परिक्रमण कक्ष। किसकी, पृथ्वी की। पृथ्वी क्या करेगी, पृथ्वी सपोज करिए यहां पे स्थित है, यहां से गुणन करेगी, तो गुणन करते हुए पृथ्वी यहां से इस प्रकार से पृथ्वी क्या करेगी, गुणन करेगी। अध्याय 1 में भी हमने चर्चा किया था, यदि हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी देखें, पृथ्वी से सूर्य की दूरी देखें, तो आप जानते होंगे जब घूर्णन करते हुए पृथ्वी यहां पहुंचेगी, तो जब यहां पे पृथ्वी पहुंचेगी तो डेट क्या होगा, 4 जुलाई। और जब घूर्णन करते हुए पृथ्वी हमारी यहां पे आएगी तो ये डेट होगा 3 जनवरी। यानी जब पृथ्वी यहां पे आएगी 4 जुलाई, यहां पे आएगी 3 जनवरी। जब हमारी पृथ्वी यहां पे होगी तो 15.2 करोड़ किलोमीटर दूरी पे होगी, और जब पृथ्वी हमारी इधर होगी तो 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होगी। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, उपसौर। क्या कहते हैं, उपसौर। और इस घटना को क्या कहते हैं, अपसौर। तो हेडिंग डालिए उपसौर लिखिए, और हेडिंग डालिए अपसौर। तो पहले आप लिखिए अपसौर। तो जब सूर्य और पृथ्वी के, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होगी, यानी जब सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होगी, यानी कितनी होगी, 15.2 करोड़ किलोमीटर। अपसौर उपसौर, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होगी, यानी 14.7 करोड़ किलोमीटर। नोट कीजिए जरा। पहले अध्याय में हमने बताया था जब अपसौर की स्थिति होगी तो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगेगा, तो 8 मिनट 20 सेकेंड। और जब अपसौर उपसौर की स्थिति होगी, अपसौर में 8 मिनट 20 सेकेंड, और जब उपसौर होगी तो 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगेगा। किसको, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में।
उम्मीद करते हैं आप सभी ने नोट कर लिया होगा। आइए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं खगोलीय इकाई। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या लिख सकते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आप सौर की भी इंग्लिश लिख लीजिएगा, एपीहीलियन, और उपसौर की पेरीहीलियन, और खगोलीय इकाई की एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में एयू भी लिख देते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कहते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी ये क्या होती है? तो ये सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी होती है। हमने बताया था सूर्य और पृथ्वी की दूरी, जब पहले अध्याय में एनसीईआरटी हमारी लिखती है कि 15 करोड़ किलोमीटर, बट हम जब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की तो ये कहती है 14.959 करोड़ किलोमीटर। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? जो है सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी, जिसमें 14.959 करोड़ किलोमीटर, यानी आपके बिहार सीडीपीओ की एग्जाम में आया था इसी का कि जब जो औसत यानी खगोलीय इकाई होती है तो इसी को बेस मान के क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पे पहुंचने में कितना समय लेगी। तो मैंने पहले अध्याय में भी आपको बताया था 8 मिनट 18 सेकेंड, क्योंकि क्या होती है ये जो है बीच की औसत दूरी होती है, इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानते हैं। इतनी याद चीजें आप देखिए। हो गया होगा। तो आइए अगली टॉपिक है सूर्य का परिक्रमण एवं ऋतुएं। सूर्य का परिक्रमण एवं ऋतुएं, तो ये हमारा सन हो जाएगा, और आपका एक डेट होगा 21 मार्च। 21 मार्च का डेट होगा। सूर्य की किरणें सीधे कहां पड़ेंगी? पृथ्वी कहां स्थित होगी? यहां पे हमने बात किया था इसके बारे में। और जब सूर्य 21 मार्च के दिन यहां होगा तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? वसंत विषु। किस नाम से? वसंत विषु। फिर पृथ्वी परिक्रमण करते हुए अपना
जब आगे बढ़ेगी तो यहां होगा 21 जून। सूर्य की किरणें इधर को पड़ेंगी तो पृथ्वी यहां कहाँ होगी, यहां पे होगी। इसको हम किस नाम से जानते हैं, संक्रांति। किस नाम से, संक्रांति। देखिए इस टाइम क्या होगा कि जो आपका इधर उत्तरी गोलार्ध होगा, इस उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, और जो आपका दक्षिणी गोलार्ध होगा इसमें क्या होगी, शीत ऋतु होगी। फिर जब ये पृथ्वी बढ़ के आगे परिक्रमण करते हुए पहुंचेगी तो दिन आपका आएगा 23 सितंबर। पृथ्वी यहां पहुंचेगी, इसको हम किस नाम से जानते हैं, शरद ऋतु। इसको किस नाम से जानते हैं, शरद ऋतु। यहां क्या होगी, शरद ऋतु होगी। फिर आपकी जब आगे बढ़ती हुई पृथ्वी पहुंचेगी इस स्थिति पे, तो यहां पे डेट होगा आपका 22 दिसंबर। और उत्तरी गोलार्ध में यहां क्या होगा, जो आपका उत्तरी गोलार्ध होगा शीत ऋतु, और जो दक्षिणी गोलार्ध होगा आपकी ग्रीष्म ऋतु होगी। और फिर इसके बाद कहाँ होगी, 21 मार्च की स्थिति पे पहुंच जाएगी। सूर्य की किरणें जब ऐसे पड़ेंगी, ऐसे पड़ेंगी, ऐसे पड़ेंगी। जरा इसे आप बनाइए। इसे हम विषुव नाम से जानते हैं, विषुव। इसे जरा आप बनाइए। कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा शरद विषु, कहीं कहीं आपको केवल विषु लिखा मिलेगा। तो चलिए लिखिए, विषु क्या होता है। ये जहां जहां पे आपका विषु लगा है, एक यहां पे और एक यहां पे, तो हेडिंग आप बनाइए विषु। ये विषु क्या होता है, तो जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसे दो दिन हैं जब पृथ्वी पर दिन और रात दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखिए, जब पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर हो
तो उसे विषु कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसे 2 दिन हैं जब पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। कहने का मतलब उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। अगला लिखिए संक्रांति, हेडिंग डालिए संक्रांति। तो संक्रांति क्या होती है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा पर बराबर पड़ती हैं। संक्रांति क्या होता है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा पर बराबर पड़ती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संक्रांति कहते हैं या उत्तरी अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी अयनांत। एनसीईआरटी जो होती है वो लिखती है उत्तरी अयनांत। हो गया होगा। आइए हेडिंग डालिए 21 जून। 21 जून को क्या होगा इसी में, तो यह पहली पॉइंट लिखे 21 जून के बारे में। उत्तरी गोलार्ध का 21 जून जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन भारत में 13 घंटा 58 मिनट का दिन होता है। 21 जून जो होता है भारत में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। इस दिन भारत में 13 घंटा 58 मिनट का दिन होता है। अगली पॉइंट डालिए, इस दिन यानी 21 जून को भारत में सबसे छोटी रात होती है। अब आप निकाल लीजिएगा, 13 घंटा 58 मिनट का दिन होगा तो जो बचेगा 24 घंटे से वो क्या हो जाएगी, रात का समय हो जाएगा। फिर लिखिए 21 जून जो होता है ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अगली हेडिंग डालिए 22 दिसंबर। हेडिंग डालिए आप सभी 22 दिसंबर। पहली पॉइंट लिखिए बाईस दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। तब दूसरी पॉइंट डालिए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। क्योंकि 22 दिसंबर जो होगा इसे क्या कहते हैं, दक्षिणी अयनांत। क्या बोलते हैं इसको, एक नाम इसका और है
दक्षिणी अयनांक, क्योंकि इस दिन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में यानी जहां पे हम रहते हैं इधर क्या होगा, सबसे छोटा दिन और यहां पे सबसे बड़ा दिन होता है। जब हम उत्तरी अयनांक की बात किए थे तो इस दिन यहां सबसे बड़ा दिन और यहां सबसे छोटा दिन होता है। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। लिखिए 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च अब्लिक 23 सितंबर लिखिए। इस दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा हम दूसरे डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसे। आपने नोट कर लिया होगा। तो ये क्या है, भूमध्य रेखा, और ये क्या है, कर्क रेखा। तो जब आप 21 मार्च की बात करते हैं तो सूर्य की किरणें क्या होती हैं, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कहां पे, भूमध्य रेखा। फिर जब हम 21 जून की बात करते हैं तो जो कर्क रेखा है, सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पे पड़ती है। फिर जब हम सितंबर की बात करते हैं, 23 सितंबर की, तो पुनः कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। फिर जब हम 22 दिसंबर की बात करते हैं तो यहां क्या होता है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और फिर 21 मार्च को सूर्य की किरण पुनः जो है भूमध्य रेखा पर पहुंच जाती है। तो हमने देखा कि जो हमारा 21 जून होता है, ये भारत में सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण भारत में क्या होता है, दिन सबसे बड़ा होता है और आप लिख कर सकते हैं रात छोटी होती है। जब हम पुनः 23 सितंबर और 21 मार्च देखते हैं तो दोनों दिन कर्क रेखा, भूमध्य रेखा पे सूर्य चमकता है, तो इसलिए किरणें बराबर इधर भी पड़ती हैं, किरणें बराबर इधर भी पड़ती हैं। इसलिए क्या होता है, इस दिन और रात क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और जब हम 22 दिसंबर की बात करते हैं तो 22 दिसंबर क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पे पड़ती है, इसलिए इधर क्या होती है, सूर्य की दूरी हो जाने के कारण उत्तरी गोलार्ध में ठंडक भी होने लगती है
और इसके साथ क्या होता है, यहाँ पे दिन बड़ा होता है और दक्षिणी गोलार्ध में, और रातें क्या होती हैं, छोटी होती हैं। और यहां क्या होता है, दिन छोटा होता है और रातें बड़ी होती हैं। कब, 22 दिसंबर के दिन, क्योंकि भूमध्य रेखा से जो ऊपरी भाग होता है, ये वाला भाग है, इसको क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और जो यहां भूमध्य रेखा से नीचे का भाग है, इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। जरा नोट कीजिए। अब आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। किस कारण, ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। यदि आपसे कोई घूर्णन काल पूछे पृथ्वी का, तो 24 घंटा यानी कि एक दिन, है ना। और यदि कोई परिक्रमण काल पूछे तो 365 सही 1/4 दिन या 1 वर्ष, है ना। तो परिक्रमण काल कितना होगा, 365 सही 1/4 दिन या 1 वर्ष। अब हम कहेंगे कि जो 365 दिन, 365 सही 1/4 आपने बताया, लेकिन हम क्या मानते हैं, 365 दिन का ही 1 वर्ष मान लेते हैं, है ना। तो जो 1/4 बचता है प्रतिवर्ष, यानी कि इसका मतलब कितना हो जाता है, 6 घंटे। तो जब 3 वर्ष में बचा, 3 वर्ष का 6 घंटे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मान लिया हमने कि 2020 हमारा लीप ईयर था, 2021 का 6 घंटे, 2022 का 6 घंटे, क्योंकि 365 दिन का मान है, 2023 का 6 घंटे, और जब 2024 में हम पहुंचेंगे तो फिर 6 घंटे यहाँ बचेंगे। तो ये 6 मिला के कितने हो जाएंगे, 24 घंटे। और जब 24 घंटे हो जाएंगे तो ये किस में जुड़ जाएगा, 1 दिन हो जाएगा। और जब 1 दिन हो जाएगा तो फरवरी इसकी ये किस में जुड़ जाएगा, फरवरी में। यहाँ पे फरवरी कितने दिन की हो जाएगी, 29 दिन की। और इस वर्ष को हम क्या कहेंगे, इस वर्ष को क्या कहेंगे, लीप वर्ष या लीप ईयर, है ना। ये चीजें समझ में आई। सो आई होप, मुझे विश्वास है कि आप सभी को समझ आई होंगी, आप सभी प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। आज की क्लास में आप सभी से विदा लेते हैं, क्योंकि 6 की एनसीईआरटी यहीं तक सीमित थी। आप देखिएगा हमने काफ़ी चीज़ें जो है आपको एनसीईआरटी के लेवल से ऊपर उठ के और बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। और जो आप सभी का सपोर्ट है, प्यार है, सहयोग है, वो ऐसे ही बनाए रखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास जो पढ़ने वाले बच्चे हों आपके संपर्क में, उनको आप वीडियो शेयर कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए क्लास लेके आने के लिए बाध्य होते। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी सहयोग की अपेक्षाओं के साथ आज की कक्षा से लेते हैं विदा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।